हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का पार्ट 2 है। कंप्यूटर नेटवर्क 1 जो कि पहले ही वीडियो आ चुका है, उसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बेसिक्स की बात कर चुके हैं। इसमें हम कुछ एडवांस और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हम बेसिक्स जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की और हमें पता है कि जब भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर जुड़ जाते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। मान लो आपके पास एक कंप्यूटर, सबसे सिंपलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है आपके पास। मान लो 4 कंप्यूटर हैं और बीच में एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि सबसे सिंपल फॉर्म में हब हो सकता है ना। आपको पता होगा अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क को की पिछली वीडियो को देखा है आपने। ऐसे मान लो आप एक कंप्यूटर नेटवर्क हमने बना लिया। अब ये 1 नंबर कंप्यूटर है, इसका नंबर 2 है, इसका 3, इसका 4। अब मान लो आप 1 नंबर कंप्यूटर को कोई डेटा भेजना है 4 के पास, तो क्या करेगा, यहाँ से मैसेज भेजेगा कि इसको हब को। फिर हब क्या करता है, हब के पास कहीं से भी मैसेज आता है तो वो तीनों को भेज देगा ऐसे। अब जब ये मैसेज 2 नंबर के पास आएगा तो 2 चेक करेगा कि क्या ये मेरे लिए है क्या नहीं है, तो उसको छोड़ देगा, डिस्कार्ड कर देगा। 3 भी सेम काम करेगा, देखेगा क्या ये मेरे लिए है क्या, देखेगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है तो इसको छोड़ देगा। 4 के पास जब ये जाएगा तो चूंकि ये 1 ने 4 को ही भेजा है तो 4 देखेगा कि हाँ ये मेरा ही एड्रेस है, तो 4 एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि कम्युनिकेशन का एक पार्ट हो गया, सेंडर से डाटा रिसीवर तक पहुंच गया। अब आप देखें इतने ही देर में बहुत सारी चीजें हो गई। पहली बात, इस 1 को इसका एड्रेस पता होना चाहिए। इस 4 नंबर वाले कंप्यूटर का एड्रेस मीन्स लोकेशन, कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन इस हर कंप्यूटर का होना चाहिए। तो आपने देखा कि जब कभी भी कंप्यूटर या डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ेंगे तो उसके लिए उनकी आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। हम इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी ही एड्रेस है। एक तरीके से एड्रेस ही उसको आइडेंटिफाई करेगी हर एक कंप्यूटर को, है ना। तो आइडेंटिटी कहें या उसका एड्रेस कहें, ये कंप्यूटर नेटवर्क के हर होस्ट को, हर नोड को बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्या जरूरी है, रूल्स। अब देखिए कि कंप्यूटर नंबर 1 को कंप्यूटर 4 से जब कम्युनिकेट करना है, कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, तो रूल्स होने चाहिए कुछ उसके। जैसे कि हब क्या कर रहा है यहाँ पर, इस सिंपल वाले नेटवर्क में क्या हो रहा है, एकदम सबसे सिंपलेस्ट है, कंप्यूटर आसपास ही है, बस एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हब के पास इसने डेटा भेजा और ये हब ने चारों को, बाकी तीनों को ट्रांसमिट कर दिया, है ना। तो ये भी एक तरीके का रूल है। एक दूसरा रूल हो सकता है, अगर हब की जगह हम स्विच लगाए होते तो हमें पता है स्विच क्या करता, स्विच पहले ही डिसाइड कर लेता, चेक कर लेता कि ये इस नेटवर्क के किस कंप्यूटर के लिए है, उसका एड्रेस क्या है, और उस केवल पर्टिकुलर उसी डिवाइस को भेजता। ये स्विच का काम था। यानी कि आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ रूल है। उसके अलावा मान लो ये कंप्यूटर कोई और इनकोडिंग यूज करता। आपको याद होगा हमने पहले वाले वीडियोज में पढ़ा है, एस की इनकोडिंग होता है, EBCDE ऐसा इनकोडिंग होता है, यूनिकोड इनकोडिंग होता है, तमाम तरह के डिफरेंट इनकोडिंग यूज किए जाते हैं। इनकोडिंग का मतलब है कैरेक्टर्स को किस तरीके से कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्म में, वो सारे इनकोडिंग में होते हैं। तो अगर ये एस्की को यूज कर रहा है और ये यूनिकोड को यूज कर रहा है तो एस्की वाले को यूनिकोड हालांकि ऐसे समझ लेगा, बट अगर हम इसको बिल्कुल 2 डिफरेंट माने, या ये मान ले कि ये यूनिकोड में है, कैरेक्टर्स को यूज कर रहा है और उसी डेटा को इसने भेज दिया किसके पास, इसके पास, और जो कि ये एस्की यूज कर रहा है मान लो, तो इसकी मैसेज को ये समझ नहीं पाएगा। तो फिर से एक दिक्कत आ गई। तो कुछ ना कुछ रूल होने चाहिए ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। इन रूल्स को, यानी कि जब एक कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा, सबसे सिंपलेस्ट भी अगर कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा, 2 कंप्यूटर भी आपस में जुड़ेंगे, तब भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। पहली बात आइडेंटिटी होना चाहिए, दूसरा रूल्स होने चाहिए कुछ कम्युनिकेशन के। तो आइडेंटिटी को ही हमने एक दूसरा नाम जाना एड्रेस से, और रूल्स का एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कंप्यूटर नेटवर्क में। प्रोटोकॉल्स का मतलब है रूल्स। हर काम के लिए, हर पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में एक खास तरीके के रूल हैं जिसको सेंडर भी फॉलो करेगा, रिसीवर भी फॉलो करेगा और ट्रांसमीटर भी, मींस बीच के जो डिवाइसेस हैं वो भी फॉलो करेंगे। उन सब के लिए खास रूल है। जब वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे तभी वो एक्टिविटी होगी। और इन्हीं प्रोटोकॉल्स के कारण हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, हमारा इंटरनेट, हमारा जो भी लोकल एरिया नेटवर्क, जो भी पैन है, ब्लूटूथ से जो हम इंटरनेट बनाते हैं, हमने हेडफोन को अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल से जोड़कर गाना सुनते हैं, वो भी एक तरीके का नेटवर्क है, पैन,
है ना। तो उस सब के सब कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। जैसे एक सबसे सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, जब आपके पास एक नया ये हेडफोन आता है तो आपको किसी मोबाइल से या लैपटॉप से जोड़ना है तो वो पेयरिंग करता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं कि आपने लगाया और चलने लगा। ये जो पेयरिंग है, इस पेयरिंग के समय क्या होता है कि आपका एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ अपने प्रोटोकॉल साझा करता है। वो एक खास तरीके के प्रोटोकॉल पर एग्री करते हैं, दोनों आपस में एक पेयरिंग कर लिया, आपस में एक समझौता कर लिया कि ठीक है हम इस रूल, इस प्रोटोकॉल, इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे आपस में, और फिर उनका फ्यूचर कम्युनिकेशन होने लगता है उसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के थ्रू। तो प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। प्रोटोकॉल्स होते क्या है? प्रोटोकॉल्स कुछ नहीं है, रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। और ये बहुत तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं। इतना प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना इनफ होगा, ठीक है। आप एक बेसिक चीज समझ गए कि जब दो कंप्यूटर जुड़ेंगे तो उनके पास एक एड्रेस होना चाहिए, दूसरा एक कुछ रूल्स होने चाहिए, तभी कम्युनिकेशन होगा। अब क्या हुआ कि जब नेटवर्क्स बने, कंप्यूटर आपस में जुड़ने लगे, तो आपस में जो कम्युनिकेशन होने लगा, जैसे मान लो कि सबसे पहले यूएस डिफेंस एजेंसी ने ये कंप्यूटर्स को जोड़ने की कोशिश की, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए और उससे थ्रू कंप्यूटर जोड़ने लगे, उन्होंने मैसेज वगैरह ट्रांसमिट किया। अब एक कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना रहा था, उसी समय इस पर काम कर रहा था कंप्यूटर्स को जोड़ने पर, तो उसने अपने प्रोटोकॉल्स बनाने शुरू किए। जाहिर सी बात है, नया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में कोई तालमेल नहीं, तो वो एक अपना नया कुछ ना कुछ तो बनाएगा, तो उसका बिल्कुल डिफरेंट प्रोटोकॉल होगा। ऐसे अगर मान लो आपके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट विश्व में जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सब अपने अपने प्रोटोकॉल बनाने लगे, तो क्या होगा कि एक दूसरे के प्रोटोकॉल्स को नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ प्रोटोकॉल बनाए, दूसरे ने कुछ प्रोटोकॉल बनाए, और लेकिन ये दोनों आपस में नहीं समझ पाएंगे। तो अगर इनका नेटवर्क और इनका नेटवर्क के बीच कुछ कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ी तब मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि इसका प्रोटोकॉल ये नहीं जानता, इसका प्रोटोकॉल ये नहीं जानता। तो ऐसे में जब कंप्यूटर नेटवर्क इवॉल्व हो रहा था, तो एक आईएसओ नाम की जो संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिकेशंस, है ना, इसने क्या किया, एक स्पेसिफिकेशन बनाया, एक स्टैंडर्ड वे तैयार किया, एक स्टैंडर्ड रूल्स तैयार किए, एक स्टैंडर्ड, आप कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड स्टेब्लिश किया कि जिसको फॉलो करके, सॉरी ये आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड किसी भी काम को, किसी भी डिवाइस को बनाते समय, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं, कोई भी जब नया आविष्कार होता है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है कौन? आईएसओ, ताकि वो सबके लिए एक जैसा रहे, ग्लोबल स्तर पर, ग्लोबल लेवल पे हम इसको ऑक्युपाई कर पाए। तो ये काम करता है कौन? आईएसओ। तो जब कंप्यूटर नेटवर्क इवॉल्व हो रहा था, शुरू हो रहा था अभी धीरे धीरे, तो आईएसओ ने इस प्रॉब्लम को भांप लिया और उसने एक स्टैंडर्ड वे दिया, उस एक स्टैंडर्ड तैयार किया, बोला, और उसने कहा कि जितने भी लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स पे काम करेंगे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा, अगर इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो विश्व में कहीं भी कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क बनता है तो वो आपस में कंपैटिबल होगा, वो आपस में जुड़ सकता है आसानी से, है ना। तो हम आईएसओ के इसी स्टैंडर्ड को देखने जा रहे हैं, ठीक है। उसका नाम है ओएसआई लेयर। उसका नाम क्या है? ओएसआई लेयर। देखो, आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने क्या किया, उसने कहा कि इसको नाम दिया, उसने एक स्टैंडर्ड बनाया, उसका नाम दिया ओएसआई। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, और इंटरकनेक्ट। इसने एक ओएसआई नाम का सिस्टम बनाया, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट इसका नाम दिया उसने। इससे क्या हो, उसने बोला कि जितने भी लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स पे काम करेंगे वो इसको फॉलो करेंगे, उनके डिवाइसेस इसको फॉलो करने चाहिए, वो आविष्कार इसको फॉलो करना चाहिए, वो नेटवर्क इसको फॉलो करना चाहिए। क्या है? उसने कहा कि ओएसआई क्या होगा? सेट ऑफ लेयर्स होंगे। सेट ऑफ लेयर्स का मतलब इसमें डिफरेंट लेयर्स होंगे और हर लेयर का काम बांट दिया जाएगा। अब ये हर लेयर का काम बांटने का मतलब क्या है कि जब भी कंप्यूटर नेटवर्क जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है रिसोर्स शेयरिंग होगी, मैसेज होगा, कम्युनिकेशन होगा, ट्रांसमिशन होगा, यही सब होगा। तो जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाने के जो पर्पस है, जो काम है, जो डेटा ट्रांसमिशन का जो काम है, उस पूरे प्रोसेस को उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में तोड़ देंगे। मतलब कि मैसेज को बनाना, मैसेज को तैयार करना का काम अलग अलग लेयर करेगा,
मैसेज को फिर तैयार करने के बाद उसकी फिर इनकोडिंग करना, हमने देखा है, उसको कन्वर्ट करना दूसरे कोड में, डिकोडिंग इनकोडिंग करना, ये एक दूसरा लेयर करेगा। फिर उस मैसेज को पैकेट में तैयार करना, जैसे हम कोई कोरियर भेजते हैं उस तरीके से डेटा भी उसी तरीके से पैकेट में तैयार होकर जाता है, वो कोई और करेगा। कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट कोई और लेयर करेगा। फिर डेटा सही गया कि नहीं गया उसके लिए कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी करेगा यहाँ पर कि हम रिसीवर एंड पर चेक कर पाए कि डेटा सही गया है। एरर करेक्शन, एरर चेकिंग, है ना, एरर वाले कोड ऐड करना है, वो कोई दूसरा लेयर करेगा। फिर कोई और लेयर होगा जो इंटरनेट पर, यानी कि जो जिस कंप्यूटर से निकलने के बाद मैसेज नेटवर्क में जो फॉलो करेगा पाथ को, उस पाथ को कैसे फॉलो करेगा, किस एड्रेस पर जाएगा, क्या रूल्स रहेंगे, उन सबको कोई और लेयर हैंडल करेगा। और फिर फाइनली वायर के थ्रू जब जा रहा है, या वायर या फाइबर ऑप्टिक्स या वाईफाई वायरलेस किसी भी तरीके से जब डेटा एक्चुअली ट्रांसमिट हो रहा है तो उसकी इनकोडिंग कि किस 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है कि 7 वोल्ट में कन्वर्ट करना है कि लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना सिग्नल को फाइनली वायर में भेजने से पहले, ये सब काम कोई और लेयर करेगा। मतलब कम्युनिकेशन का जो सारा काम है उसको हमने छोटे छोटे सब टास्क में तोड़ दिया, और सब टास्क में तोड़ के हर टास्क के लिए एक लेयर बना दिया, है ना। ऐसे ओएसआई ने काम किया, आईएसओ ने जो ओएसआई बनाया उसमें क्या किया गया, कम्युनिकेशन के जो कंप्लीट टास्क है उसको सब टास्क में तोड़कर और डिफरेंट लेयर्स बनाकर उस लेयर को असाइन कर दिया गया। तो उसी को हम देखने जा रहे हैं। ओएसआई में कितने टोटल लेयर्स होते हैं, 7। ये आप हमेशा याद रखेंगे। ओएसआई लेयर में कितने होते हैं, ओएसआई जो मॉडल है उसमें कितने होते हैं, 7 लेयर्स। ये आईएसओ का एक्चुअली एक मॉडल है ना, कम्युनिकेशन का मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल। तो इसमें देखो आप, सबसे पहला जो लेयर है ये फर्स्ट लेयर है। ऊपर से देखे तो, नीचे से देखोगे तो फिजिकल लेयर है ना, तो ऊपर से हम देख रहे हैं, ऊपर से क्योंकि आप आसानी से समझ पाओगे, है ना। हालांकि नीचे से कई बार इसको एक्सप्लेन किया जाता है, बट आप ऊपर से देखें, आपके लिए बेटर ऊपर होगा। तो सबसे पहला एप्लीकेशन लेयर, जो आप ब्राउजर ओपन करते हैं, जो आप पीडीएफ में कुछ लिख रहे हैं, इसे कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, जहां पर यूजर एक्चुअली में मैसेज क्रिएट कर रहा होता है ना। तो इसे एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, जहां पर एक्चुअली में यूजर यूज कर रहा है उस डेटा को, उस कम्युनिकेशन को, उस मैसेज को। तो ये क्या कर, देखो आप लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द यूजर। एक्चुअली में यही लेयर है जो डाटा कम्युनिकेशन का या कंप्यूटर नेटवर्क के सर्विसेज को यूजर तक पहुंचाता है। यहां से मैसेज, जैसे आपने एक मेल लिखा तो मेल कहां लिखोगे आप, एप्लीकेशन लेयर में लिखोगे, जाहिर सी बात है ना। आपका ब्राउजर ये सब कहां आ जाते हैं, एप्लीकेशन लेयर में। आपने मैसेज तैयार किया, मैसेज तैयार करने के बाद आपने उसको सेंड किया। जब सेंड करने जाओगे तो ओएसआई लेयर का जो दूसरा लेयर है वो एक्टिव होगा, प्रेजेंटेशन लेयर। ये क्या करेगा, ये देखेगा कि ये जो जब आप इस डेटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर सिंटेक्स में है कि नहीं, सही सिंटेक्स में है कि नहीं, सही तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं। सही तरीके से लिखा मतलब ये नहीं कि आपने हेलो सही लिखा कि नहीं, रिगार्ड सही, ये नहीं। वो आपका जो मैसेज है उसकी इनकोडिंग सही है कि नहीं, मैसेज भेजने वाले फॉर्मेट में है कि नहीं, यानी कि जब वो नीचे के लेयर्स पे जाएगा तो उसके मुताबिक है कि नहीं, ये सब चेक करता है। सिमेंटिक्स, कुछ पर्टिकुलर रूल्स जो हर नेटवर्क में अलग अलग रहते हैं, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये देखेगा वो, है ना। उसके बाद जो जिसको आप भेज रहे हैं उसके लिए प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर मैसेज फिक्स करेगा उस डेटा में, है ना। ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, वाला जो मैं बात बोल रहा हूँ। कुल मिला के डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर। मतलब उस जो आपने मेल भेजा उसको अभी अच्छे से तैयार करेगा, भेजने लायक बनाएगा। ये दूसरा लेयर है। तीसरा लेयर क्या है, सेशन लेयर। सेशन लेयर ये देखता है कि जो डेटा भेज रहा है, जो सेंडर है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, वो ऑथराइज्ड है कि नहीं डेटा को भेजने के लिए। ऐसा नहीं कि ये किसी और के मेल से कोई और भेजने की कोशिश कर रहा है, फर्जी मेल भेजने की कोशिश, ऐसा तो नहीं है। तो ये सेशन लेयर देखता है। सेशन का मेन काम वही है, सेशन तैयार करना यूजर का, ठीक है। सिंक्रोनाइज करता है, देखो स्टेब्लिश, मेंटेन, सिंक्रोनाइज एंड टर्मिनेट द इंटरेक्शन, है ना। चौथा जो लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका मेन काम होता है ये देखना कि डेटा सही करेक्टली रिसीवर तक पहुंचे, है ना। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस का मतलब है अगर यहाँ के जीमेल से डेटा गया है, यहाँ के ब्राउजर से गया है, तो वहां के भी ब्राउजर में मिले, है ना। इसे कहते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस। प्रोसेस आपको याद होगा, एक प्रोग्राम जब एक्चुअली में रन कर रहा होता है तो प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोसेस टू, ये यहां से जिस प्रोसेस से गया है और जिस प्रोसेस के लिए सेंड किया गया उसी प्रोसेस को ये मिले, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसका डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। और बीच में ये रिलायबली डेटा पहुंचे ही पहुंचे, इसके भी जो
जिम्मेदारी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर लेता है। पांचवा लेयर जो है वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम है नेटवर्किंग करना, यानी कि जो डेटा जब इंटरनेट पर जाएगा इस कंप्यूटर से निकलकर, ये सारी चीजें एक कंप्यूटर के अंदर हो रही है ना, आपका जो सेंडर कंप्यूटर है उसी के अंदर हो रही है इतनी चीजें। नेटवर्क लेयर क्या देखता है, क्या चीजों को हैंडल करता है कि जब ये कंप्यूटर से निकलकर डेटा एक्चुअली में नेटवर्क पर जाएगा तो नेटवर्क में ये कहीं गुम न जाए, है ना, नेटवर्क में ये सही रास्ते को फॉलो करे, ये हमारा डेटा, ये सब जिम्मेदारी किसकी रहती है, नेटवर्क लेयर की। देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट, ये भी हम पैकेट की बात करेंगे अभी। और छठा लेयर है डेटा लिंक लेयर। ये क्या करता है, ये डेटा लिंक लेयर जो है वो फ्रेम का मतलब है डेटा को ही हम यहां पर फ्रेम कर रहे हैं। डेटा को एक वन होप से नेक्स्ट होप अभी मैं बताता हूं क्या है, मूव कराने का काम करता है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। और सातवां लेयर क्या है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर वो लेयर है जहां पर एक्चुअली में जो आपका डेटा है वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है। सिग्नल्स में जैसे अगर आपको वायर पे भेज रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है 5 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे कुछ वोल्टेज में कन्वर्ट करके ऐसे सिग्नल्स के फॉर्म में भेजना पड़ेगा, तभी जाएगा। तो फिजिकल लेयर का काम है जो डिजिटल यहां से डेटा आ रहा था, इसको जो भी प्रोटोकॉल यूज्ड है, जो भी तरीका यूज है जिस भी इनकोडिंग का, उस इनकोडिंग में आपके डिजिटल डेटा को क्या कर देना, सिग्नल्स में बदल देना, और सिग्नल में बदल कर ये वायर पर दे देगा। जैसे अगर आपने क्या किया है, यूटीपी यूज किया है, तो ये क्या करेगा, उसको एनालॉग सिग्नल में बदल देगा और उस वायर पे रख देगा, ठीक है। अगर आपने फाइबर ऑप्टिक्स से के थ्रू जुड़े हुए हो तो क्या करेगा, इसको फिजिकल लेयर क्या करेगा, उसको लाइट के फॉर्म में बदल देगा आपके मैसेज को, और फिर वो फाइबर ऑप्टिक्स पे रख देगा, तो ये फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू वहां चला जाएगा। अगर आपका वाईफाई है तो उसको क्या करेगा, ये फिजिकल लेयर का ही काम, ये क्या है, उसको रेडियो फ्रीक्वेंसीज, माइक्रोवेव्स, इन सब में कन्वर्ट करके और फिर सेंड करेगा। तो ये फिजिकल लेयर का काम है एक्चुअली में सिग्नल कन्वर्जन का, ठीक। और ये काम कहां हुआ, ये हुआ सेंडर की ओर से, एप्लीकेशन लेयर से शुरू हुआ, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर होते फिजिकल लेयर के बाद ये वायर पे चला गया, वायर पे जाते ही वायर के थ्रू जा रहा है, मान लो यहां पर हमारा रिसीवर है, यहां पर फिर 7 लेयर होंगे, तो यहां से डेटा कहां से इंटर करेगा, फिजिकल लेयर से, है ना। पहले फिजिकल लेयर देखेगा कि जो इनकोडिंग की गई है सिग्नल को फिर से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और चेक करेगा कि जिस इनकोडिंग से यहां हुई है, जो इनकोडिंग यहां यूज हुई थी वही रिवर्स इनकोडिंग यहां यूज होगी रिसीवर के, कहां पे, रिसीवर के फिजिकल लेयर पे। उसी तरह जो प्रोसेस यहां पर डेटा लिंक लेयर पर यहां हुआ था, उसी का जस्ट अपोजिट प्रोसेस यहां होगा डेटा लिंक लेयर पर, है ना। और इस तरह यहां पर नेटवर्क लेयर पे जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस होगा। इस तरह करते करते डेटा हमारा कहां पहुंच जाएगा, एप्लीकेशन लेयर पर, यानी कि आपके ब्राउजर में, और फिर यहां पर फाइनली आपको आउटपुट दिखेगा। प्रेजेंटेशन लेयर जो डेटा आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करने लायक, यानी कि एप्लीकेशन लेयर में प्रेजेंट करने लायक बना के एप्लीकेशन लेयर को दे देगा, और एप्लीकेशन लेयर फाइनली यूजर को दिखा देगा। समझ में आई बात। तो ये जो OSI लेयर के 7 लेयर हैं, वे हर सेंडर और रिसीवर में काम कर रहे होते हैं। सेंडर में जिस फ्लो में काम होता है जस्ट उसका उल्टा कहां पे होता है, रिसीवर में, ठीक है। नीचे से डेटा होते होते कहां तक, एप्लीकेशन लेयर पर पहुंचता है। समझ में आ गई बात। तो ये आपको सातों का नाम याद रखना है, और ये याद रखना है कि OSI लेयर में 7 लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है। अब हम जरा देख लेते हैं OSI लेयर की वर्किंग, OSI लेयर कैसे वर्क करता है। देखो ये आप यहां से डेटा शुरू हुआ है ना, रिसीवर है ये, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर है, सॉरी ये सेंडर का एप्लीकेशन लेयर है, इसने यहां से डेटा ये बनाया। देखो आप ये डेटा, मान लो इतना डेटा उसको भेजना था, ये डेटा था उसका। अब क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर से डेटा कहां गया, पहले देखो यहां पर ये दिखा रहा फ्लो कि सेंडर में फ्लो कैसे चलेगा, एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की ओर। तो डेटा फिर प्रेजेंटेशन लेयर के पास जब आएगा तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, इसमें एक अपना हेडर ऐड कर देगा। हेडर, हर लेयर क्या करता है, डेटा के साथ अपना एक हेडर ऐड कर देता है। ये हेडर क्या करता है, छोटा सा टुकड़ा होता है कुछ इंफॉर्मेशन का जो प्रेजेंटेशन लेयर के काम का है। जब यही वाला पूरा पैकेट रिसीवर पर पहुंचेगा तो रिसीवर का जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो इस हेडर से समझेगा, कुछ इनकोडिंग हो गई, कुछ मैसेज होगा प्रेजेंटेशन लेयर के लिए कि उसी हिसाब से डेटा को कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंटेशन लेयर के लिए, यानी कि रिसीवर के प्रेजेंटेशन लेयर के लिए, प्रेजेंटेशन लेयर यहां से सेंड किए जा रहे डेटा के साथ अपना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है, हेडर, ठीक है, कुछ इनकोडिंग बना देता है। तो अब पहले यहां डेटा इतना बड़ा था, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर के बाद अब डेटा कितना हो गया, इतना बड़ा, इसके साथ हेडर भी जुड़ गया। अब ये भी ट्रांसमिट करना होगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद जब सेशन लेयर में गया तो देखो आप यहां पे दूसरा हेडर, सेशन लेयर का एक हेडर ऐड हो गया। ये सेशन लेयर का हेडर कौन यूज करेगा, सेशन लेयर, रिसीवर का सेशन लेयर इस कोड को, पर्टिकुलर पार्ट को
निकालेगा और चेक करेगा कि क्या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वहां का सेंडर का सेशन लेयर मेरे लिए छोड़ा है, उस हिसाब से ये यहां पर एक्टिवेट या एक्शन लेगा। उसी तरह ये डेटा कहां गया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर फिर अपना एक हेडर ऐड करेगा। यहां पर देखो अब हेडर्स बढ़ते जा रहे हैं, डेटा हमारा उतना ही है लेकिन अब डेटा का साइज बढ़ता जा रहा है। हेडर हर लेयर अपना एक हेडर जोड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर पे जाएगा, नेटवर्क लेयर भी अपना एक हेडर जोड़ देगा। उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, तो डेटा लिंक लेयर एक हेडर तो जोड़ेगा ही, साथ में डेटा लिंक लेयर एक ट्रेलर भी जोड़ता है। ट्रेल इसको कहते हैं, पूंछ, है ना, पीछे से भी एक डेटा जोड़ता है। डेटा लिंक लेयर दो चीजें जोड़ता है, हेडर भी और ट्रेलर भी डेटा के साथ, है ना। तो पहले हमारा देखो अब डेटा कितना है, इतना, बट इसमें ये सारे इंफॉर्मेशन जुड़ते जा रहे हैं। किस लिए कि इस रिसीवर एंड पर काम आएंगे, डेटा को इंटरप्रेट करने में, डेटा को सही सही डिकोड करने में काम आएंगे। उसके बाद ये डेटा कहां जाता है, फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर कोई चीज ऐड नहीं करता, ये जस्ट ये इतना जितना डेटा आया इसके पास, इस पूरे को क्या करता है, सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या ऑप्टिकल सिग्नल में या रेडियो फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर देता है और चैनल को दे देता है। चैनल मतलब मीडियम आपका, है ना, ये कंप्यूटर है आपका, ये मीडियम में चला गया, इसके थ्रू, मीडियम के थ्रू ये वायरों में, फाइबर ऑप्टिक्स में या वायरलेसली ये पहुंचता कहां है, रिसीवर के पास। रिसीवर के पास जब पहुंचेगा तो कहां पहुंचेगा, देखो अब डेटा डायरेक्ट फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर इसकी फिर से सिग्नल से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, फिर डेटा लिंक को लेयर को देगा। डेटा लिंक लेयर यहाँ के ट्रेलर को निकालेगा, यहाँ के हेडर को निकालेगा और समझेगा कि डेटा ठीक है। जब डेटा ठीक है यहां तक, तब ये नेटवर्क लेयर को दे देगा कितना पार्ट, केवल इतना पार्ट, है ना, हेडर ट्रेलर हटा के इतना पार्ट जाएगा। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगा, इसमें से ये अपना हेडर निकालेगा और चेक करेगा सब चीज ठीक है। तो इतने के बाद फिर ये यहां इतना बचा हुआ पार्ट कहां दे देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर फिर अपने में से ये वाला हेडर निकाल लेगा, यहां पहुंचा हुआ है, और इतना बाकी डेटा जो है ये किसको भेज देगा, सेशन लेयर को। सेशन लेयर फिर यहां से अपना ये हेडर निकालेगा और ये बाकी बचा हुआ डेटा भेज देगा प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर यहां फिर अपना ये हेडर हटा देगा और खाली बच गया क्या, डेटा। इस डेटा को ये कहां भेजेगा, एप्लीकेशन लेयर के पास, और एप्लीकेशन लेयर इस डेटा को इंटरप्रेट करेगा और आपके सामने कुछ आउटपुट आ जाएगा। अगर ब्राउजर में आप हैं तो गूगल, यूट्यूब, ये उसके रिजल्ट आ जाएंगे, या अगर आप कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से OSI लेयर पूरी तरह काम करता है। आप देख रहे हैं किस तरह काम को लेयरों में बांट दिया गया है, डिफरेंट लेयर्स के डिफरेंट काम बना दिए गए हैं, ठीक है। अब OSI लेयर में 7 लेयर थे, बहुत अच्छे तरीके से इसके लेयर्स को काम बांटा गया था, लेकिन OSI लेयर बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसके जितने भी रूल्स हैं, सभी रूल्स को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होने लगा। सभी जो भी कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन कर रहे थे, या जो कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइनर्स थे, उनके लिए OSI लेयर्स को इंप्लीमेंट करना एग्जैक्टली हूबहू बहुत मुश्किल हो रहा था। तो क्या हुआ, बाद के साइंटिस्टों ने, बाद के कंप्यूटर्स के जो प्रोफेशनल्स थे, जो उस समय के रिसर्चर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक नया मॉडल बनाया जो कि OSI लेयर को बेस रखकर बनाया गया। ध्यान रखें आप, OSI लेयर को ही बेस रखकर एक दूसरा मॉडल बनाया गया जो इससे सिंपलिस्टिक था, इससे सिंपल फॉर्म में था, ठीक है। उसकी अभी हम चर्चा करेंगे, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसी का यूज हमारे पूरे इंटरनेट में होता है। OSI लेयर हमेशा है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि OSI लेयर यूज नहीं हो रहा है, ये बेस हमेशा OSI लेयर ही है, लेकिन OSI लेयर डायरेक्टली इंप्लीमेंट कहीं नहीं होता है। इंप्लीमेंट होता है ये जो नया वाला हम मॉडल पढ़ेंगे वो, लेकिन उसका बेस कौन है, OSI मॉडल, ठीक है। अब एक चीज मैं यहां पर और बता देता हूं, OSI लेयर्स में क्या होता है कि जब डेटा एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर पर आता है, उसमें हेडर जुड़ गया, प्रेजेंटेशन लेयर से सेशन लेयर के पास आता है तो भी एक हेडर जुड़ गया। जब हेडर सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास दो काम होता है, हेडर तो जुड़ता ही है, साथ में ट्रांसपोर्ट लेयर एक काम करता है जिसका नाम है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है, अगर मान लो डेटा बहुत ज्यादा, मान लो 1 GB का डेटा एप्लीकेशन लेयर ने भेजा है, और लेकिन 1 GB एक बार में हमारे चैनल का कैपेसिटी नहीं है 1 GB को एक बार में भेजना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये जानता है अपने चैनल की कैपेसिटी को, तो ये क्या करता है, इस डेटा को जितना हमारा चैनल, जिस चैनल से हम जुड़े हुए हैं हम, क्योंकि हर चैनल का एक क्या है, रेंज है, एक कैपेसिटी है, जिसके ज्यादा वो नहीं भेज सकता एक बार में, तो उस रेंज को जानता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो क्या करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसी के हिसाब से इस पूरे जो बड़ा 1 GB का डेटा था, इसको इस चैनल के कैपेसिटी के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, यानी कि सेगमेंट्स में बांट देता है ना। तो अब एक बड़ा डेटा छोटे छोटे सेगमेंट्स में बदल गया, ठीक है। ये सेगमेंट्स में बदलने के बाद
इन छोटे छोटे टुकड़ों को वो कहां भेजता है, नेटवर्क लेयर पर एक एक करके। अब नेटवर्क लेयर पर जब ये आता है तो नेटवर्क लेयर की अपनी एक कैपेसिटी है, नेटवर्क लेयर अलग लेयर पे काम कर रहा है, इसकी अपनी एक अलग कैपेसिटी है। अगर यहां से आया हुआ एक एक सेगमेंट, ट्रांसपोर्ट लेयर से आया हुआ एक एक सेगमेंट नेटवर्क लेयर पे जो आया है, अगर नेटवर्क लेयर इस साइज के सेगमेंट को हैंडल कर सकता है तब तो ठीक है, वो इसी को हेडर जोड़ के भेज देगा नीचे डेटा लिंक लेयर के पास। लेकिन अगर ये साइज मान लो ये था 1500 केबी का, और मान लो हमारा जो नेटवर्क लेयर है वो इस नेटवर्क लेयर के भी कुछ काम है, डेटा को एड्रेस देना, पाथ बताना, है ना। तो ये अगर इस 1500 केबी तक के, केवल ये 1200 केबी तक के ही साइज के डेटा को हैंडल कर सकता है, तो क्या करेगा ये नेटवर्क लेयर, फिर इस 1500 वाले साइज जो इसके पास आया है इसको तोड़ेगा दो भागों में मतलब एक 1200 का बना देगा जो ये हैंडल कर सकता है, बाकी 300 केबी का एक अलग बन जाएगा। तो फिर यहां से इस जब नेटवर्क लेयर अपने पास आए हुए डेटा को सहूलियत के लिए, अच्छे से भेजने के लिए, अच्छे से हैंडल करने के लिए तोड़ता है, तो उसे हम कहते हैं पैकेट्स। यानी कि नेटवर्क लेयर डेटा ट्रांसमिटिंग डेटा को पैकेट्स में तोड़ देता है, ठीक है। तो वही डेटा नेटवर्क लेयर पे क्या कहलाता है, पैकेट्स, जबकि वही डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या कहलाता है, सेगमेंट्स, ठीक है। फिर ये डेटा नेटवर्क लेयर एक एक पैकेट को कहां भेजता है, डेटा लिंक लेयर के पास, और डेटा लिंक लेयर पर जब वो आता है तो ये कहलाता है फ्रेम। पिछले स्लाइड में आप थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाकर देखिए, वहां पर डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम की बात की गई थी, है ना। तो पैकेट से ही फ्रेम कहलाता है, कहां, डेटा लिंक लेयर पर। बात समझ में आई आपको, ठीक है। दूसरी बात, नेटवर्क लेयर की एक और खास बात है, नेटवर्क लेयर ही एड्रेसिंग करता है, जो हमने सबसे शुरू में बात की कि कंप्यूटर जो भी जुड़ेगा कंप्यूटर नेटवर्क में उसके पास एक एड्रेस होना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे ओएसआई लेयर, ओएसआई मॉडल में एड्रेस का काम कौन करता है, एड्रेस देने का काम ये नेटवर्क लेयर करता है, नेटवर्क ही एड्रेस देता है, ठीक है। इसकी चर्चा हम और डिटेल में करेंगे। तो ये एक थोड़ी सी जो इसमें जानकारी नहीं थी वो मैंने यहां पर आपको बता दिया। सेगमेंटेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर पे टूटना, पैकेटाइजेशन या पैकेट में बदलना कि नेटवर्क लेयर पर होता है, और डेटा लिंक लेयर पर वही डेटा क्या कहलाता है, फ्रेम, ठीक है। अब हम उस मॉडल की बात करते हैं जो ओएसआई लेयर, ओएसआई मॉडल के बेस को बेस रखकर बनाया गया और इससे इजियर है, और जो ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसका नाम है टीसीपी/आईपी मॉडल। ये देखो आप, इसका नाम क्या है, टीसीपी/आईपी मॉडल। यहां पर मैंने ऐसा इमेज लिया है ताकि आप ओएसआई मॉडल से इसको रिलेट कर पाए। देखो ओएसआई मॉडल में कितने थे, 7 लेयर थे, टीसीपी/आई मॉडल में केवल 4 लेयर होते हैं, 1 2 3 और 4, है ना। देखो क्या किया गया, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर के जितने भी काम थे इन सब को मर्ज करके एक लेयर बना दिया गया, एप्लीकेशन लेयर। यानी कि एप्लीकेशन लेयर ही इन तीनों लेयर के काम को अब हैंडल कर लेता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हर कम्युनिकेशन में प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। किसी कम्युनिकेशन में ही प्रेजेंटेशन लेयर या सेशन लेयर की जरूरत पड़ती है। तो ओएसआई मॉडल में वो मस्ट हो गया था। इससे हर नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी इसकी जरूरत पड़ती थी या इसको मेंटेन करना पड़ता था, जबकि टीसीपी/आई मॉडल में इसको इजी बना दिया गया। एप्लीकेशन लेयर अपने हिसाब से इसको हैंडल कर लेता है, ठीक। दूसरा, ट्रांसपोर्ट लेयर को सेम टू सेम रखा गया है। ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीसीपी/आईपी का मॉडल, और नेटवर्क लेयर को भी सेम कहा गया, लेकिन नेटवर्क लेयर को यहां पर टीसीपी/आई मॉडल में इंटरनेट लेयर कहा जाता है। देखिए अब इंटरनेट लेयर, ठीक है, या इसको नेटवर्क लेयर भी कई बार कहा जाता है ना, ऐसा नहीं कहा जाता। टीसीपी/आई में भी इसका नाम नेटवर्क लेयर है। और नीचे के जो दो लेयर हैं, फिजिकल लेवल पे जो काम करते हैं, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को, इन दोनों को मिलाकर एक नया नाम दिया गया, इसका नाम दिया नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो अब टीसीपी/आईपी 7 से कितने लेयर पे आ गया, 4 लेयर पे, और इसमें हर लेयर के काम बिल्कुल एकदम क्लियर हैं। वो हर लेयर अपना अपना लेयर के काम इसमें भी क्लियर थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। टीसीपी/आईपी बहुत ज़्यादा आसान है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है डिफरेंट नेटवर्क्स को डिज़ाइन करने में, डिफरेंट नेटवर्क्स को डिज़ाइन करके आपस में जोड़ने, मतलब नेटवर्क्स बनाने में टीसीपी/आईपी बहुत ज़्यादा आसानी कर देता है। इसलिए टीसीपी/आईपी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और यही यूज होता है, ठीक है। ये था टीसीपी/आईपी और ये ओएसआई मॉडल, और इन दोनों में एक तरीके से अब थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल के
डिफरेंस की, तो आपने देख लिया सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि इसमें 7 लेयर है, इसमें 4 लेयर्स हैं, ठीक है। और डिफरेंस की जरूरत नहीं है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो नेटवर्क लेयर है या इंटरनेट लेयर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो लेयर है जो आपको एक एड्रेस, हर कंप्यूटर को, हर डिवाइस को जो इंटरनेट से जुड़ते हैं या नेटवर्क से जुड़ते हैं, उनको एक एड्रेस देता है। कौन? इंटरनेट लेयर, जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक, बात समझ में आई। हालांकि इसकी चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक। तो ये था ओएसआई मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल। आप इसके नाम, लेयर्स के और लेयर की काउंटिंग याद रखें, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट, हमने पिछले वीडियो में नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ा था, है ना। अभी नेटवर्क डिवाइसेस को जरा मॉडल या ओएसआई मॉडल के संदर्भ में पढ़ते हैं, ना। देखिए, हम जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में के कंपोनेंट में एक प्रोटोकॉल्स भी आते हैं नेटवर्क सर्विसेज में, और नेटवर्क डिवाइसेस भी आते हैं। आप देखिए, जबकि हम जान गए हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की प्रोसेसिंग को 7 लेयर्स में बांट दिया गया है, और आप कहोगे कि टीसीपी/आईपी यूज हो रहा है, तो फिर से हम ओएसआई क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ओएसआई ही बेस है ना। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इन तीनों को मिलाकर टीसीपी/आईपी का एक देख लीजिए, इसको अलग देखिए, इसको अलग, इन दोनों को मिलाकर एक में देख लीजिए, है ना। तो आप देखिए, एप्लीकेशन लेयर पर ये क्या करता है? केवल यूजर के प्रोसेसिंग को संभालता है। यहां पर कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं? देखो आप, HTTP, आपको याद होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसकी मदद से ही ब्राउजर कम्युनिकेट करता है। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल्स के नाम बहुत जरूरी हैं, आप याद रखेंगे, है ना। और किस लेयर पर वो यूज होता है ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। IRC, इंटरनेट रिले चैट, ये प्रोटोकॉल है, बहुत इंस्टेंट चैटिंग का ये प्रोटोकॉल है ना। SSH एक प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन लेयर का, सिक्योर सॉकेट सेल भी कहते हैं इसको, है ना। कई बार सिक्योर सॉकेट भी कहते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं। DNS, डोमेन नेम सर्विस, ये सब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं? SSL, SSH, IMAP, FTP, MPG। देखो FTP यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। क्यों? क्योंकि TCP/IP में लगभग एक जगह यूज होते हैं ना। उसके बाद सेशन में API, सॉकेट, विनसॉक, ये सब यूज होता है। सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें, यहां पर हमने पहले भी देखा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन की जिम्मेवारी लेता है। यानी कि डेटा एक बार जिस प्रोसेस से निकला है उसी प्रोसेस के पास जाएगा, रिसीवर के पास। ये जिम्मेदारी कौन लेता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है TCP/IP का भी और OSI मॉडल का भी, है ना। अब आप देखिए कि TCP/IP मॉडल का नाम क्या है? TCP, उसका आधा नाम क्या है? TCP, है ना। तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, TCP और UDP, उसमें से एक का नाम ही TCP है। यानी कि इस प्रोटोकॉल के नाम पर ही पूरे मॉडल का नाम रखा गया है, TCP/IP मॉडल का ना। ट्रांसपोर्ट लेयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक कौन सा प्रोटोकॉल है? TCP, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि ये डेटा को कम्युनिकेट करने से पहले एक वर्चुअल लिंक बनाता है कंप्यूटर और सेंडर और रिसीवर। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और बीच में नेटवर्क है आपका, बहुत सारे इधर राउटर्स, डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। तो क्या करता है ट्रांसपोर्ट लेयर? जब TCP प्रोटोकॉल का यूज करता है तो ये क्या करेगा? इसके और इसके बीच इस तरह एक वर्चुअल कनेक्शन पहले स्टेब्लिश करेगा सेंडर और रिसीवर के बीच, फिर डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो इसलिए इसका नाम है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और चूंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसलिए डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो एकदम क्या होता है? रिलायबल होता है। रिलायबल हो सकता है लेट हो, लेकिन रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। कौन? रिलायबल का मतलब डेटा एग्जैक्टली करेक्ट वे में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, गारंटी देता है डेटा के ट्रांसमिशन की। कौन? TCP। लेकिन इसी लेयर पर एक और प्रोटोकॉल है UDP, इसको फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर
डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कौन? यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, है ना, डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या है? कनेक्शन लेस, कनेक्शन लेस, यानी कि ये जैसे टीसीपी ऐसे कनेक्शन बनाता है एक वर्चुअल कनेक्शन पहले डेटा ट्रांसमिट करने के पहले, वैसा यूडीपी नहीं करता। यूडीपी क्या करता है? यूडीपी डेटा को छोटे छोटे डेटाग्राम्स में बांट देता है। पूरा जो बड़ा डेटा है, जैसे अभी पैकेट्स देखा था, वैसा छोटे छोटे डेटाग्राम्स में बांट देगा और इन डेटाग्राम्स को नेटवर्क पे छोड़ देगा फ्री। कोई भी डेटाग्राम, कोई भी दूसरा अपना, बहुत सारे इधर रास्ते हो सकते हैं, रास्ते को फॉलो करते हुए यहां पहुंचेगा और क्या करेगा? यूडीपी यहां पर फिर से ट्रांसपोर्ट लेयर पर इन छोटे छोटे डेटाग्राम्स को इकट्ठा करके आपस में जोड़ देगा। ये काम कौन करता है? यूडीपी। तो इसमें क्या होता है? कई डेटाग्राम्स लॉस्ट भी हो जाते हैं। तो अनरिलायबल डेटा ट्रांसमिशन का एक मेथड है, अनरिलायबल होता है। कौन? यूडीपी। लेकिन इसका प्रयोग ये फास्ट बहुत होता है ना। डेटा चूंकि छोटे छोटे पैकेट्स में बट गया तो ये बहुत तेजी से मूव करता है, लेकिन थोड़ा सा अनरिलायबल है। एक आध पैकेट, कुछ पैकेट्स हो सकते हैं मिस भी हो जाए, है ना, खो जाए, कभी पहुंचे ही नहीं डेस्टिनेशन पर। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन जो होता है, जैसे आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मतलब जैसे ही यहां से किसी ने बोला वहां पर आवाज सुनाई देनी चाहिए, है ना। तो रियल टाइम जो कम्युनिकेशंस होते हैं, और भले ही एक आध थोड़ा भी मिस भी हो गया, मतलब मान लो एकदम नैनो सेकेंड का आवाज मिस हो गया तो चलेगा, है ना। तो ऐसे में यूडीपी यूज किया जाता है ना, क्योंकि यहां पर स्पीड, समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा बहुत डेटा मिस हो जाए तो चलेगा, तो ऐसे में यूडीपी प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये था टीसीपी और यूडीपी, जो दोनों ही ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं, लेकिन टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड, यूडीपी क्या है? कनेक्शन लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और रियल टाइम डेटा कम्युनिकेशन में यूडीपी प्रयोग किया जाता है, जबकि रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन के लिए टीसीपी का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क लेयर पे एक प्रोटोकॉल है, देखो आप, आईपी, और आप देखेंगे टीसीपी आईपी मॉडल में दूसरा जो नाम का पार्ट है वो क्या है? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यानी कि टीसीपी, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, ये जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं टीसीपी आईपी मॉडल में, इन्हीं दोनों पर बेस करके पूरा वो मॉडल बना है ना। इनका जो प्रोटोकॉल है, ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें? डेटा के कम्युनिकेशन में। आईपी जो लेयर है, आईपी जो प्रोटोकॉल है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आपको मालूम है यहीं से आईपी एड्रेस जनरेट हुआ है। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है? सबसे पहले तो हर एक डिवाइस को एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। सारे नेटवर्क, जो भी इनके नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़ गए या डिवाइस जुड़ गया, उस डिवाइस को एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वो दे देगा, और इसी एड्रेस के थ्रू डेटा कम्युनिकेशन होता है। इसी एड्रेस के थ्रू क्या होगा? डेटा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। उसके अलावा नेटवर्क लेयर क्या होता है? राउटिंग का भी काम करता है। हमें मालूम है ये क्या करता है? डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांट देता है। देखो यहाँ पर पैकेट्स लिखा हुआ है, और इन पैकेट्स को क्या करता है? वो एक जगह से दूसरे जगह बेस्ट वे, सेंडर से रिसीवर की तरफ क्या करता है? सबसे इफिशिएंट, सबसे फास्ट रास्ता चुनकर और बताता है, उधर उसको फॉरवर्ड करता जाता है पैकेट्स को। धीरे धीरे पैकेट्स रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो ये काम किसका है? नेटवर्क लेयर का। राउटिंग, है ना, राउटिंग भी किसका काम है? नेटवर्क लेयर का। तो इसलिए थर्ड लेयर जो है नेटवर्क लेयर, यहां पर राउटर्स प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह यहां पर और भी प्रोटोकॉल है, आईसीएमपी, ठीक है, इंटरनेट मैसेज कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपीसेक, ये सिक्योरिटी है, आईपी ही है ये सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपीसेक, ठीक है। आईजीएमपी, ये 3-4 कुछ प्रोटोकॉल्स इंटरनेट लेयर पे प्रयोग किए जाते हैं। इनका नाम आप याद रखना, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे हम डेटा को, या जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसे फ्रेम्स कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। डेटा लिंक लेयर ही वो लेयर है जहां पर लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे इथरनेट, पीपीपी, स्विच जो डिवाइस है वो यूज होता है, ब्रिज यहाँ पर यूज होता है। और फिजिकल लेयर पे आपको मालूम है चैनल्स का मेन काम है यहाँ पर डेटा को सिग्नल्स में बदलना, और फिर कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, वायरलेस या हब इस लेयर का डिवाइस है, रिपीटर इस लेयर का डिवाइस है, ठीक है। इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर जो सबसे की पॉइंट्स है वो क्या है कि हमने जितने नेटवर्किंग डिवाइस पढ़े हैं उसमें से हब्स और रिपीटर लेयर 1, मैंने आपको बताते समय भी समझाया था कि हम ऊपर से देख रहे हैं इसलिए लेयर 1 2 ऐसे लिख रहे हैं, बट एक्चुअली में लेयर शुरू कहां से होता है? नीचे से। तो फिजिकल लेयर के डिवाइसेस कौन है? हब्स और रिपीटर्स। हब में क्या होता है? कोई सेंस नहीं होता, इसको ये नहीं पता होता कि डेस्टिनेशन क्या है, जो मैसेज आया है। ये नेटवर्क 1 का डिवाइस, इसके बाद जैसे डेटा आता है वैसे के वैसे वो भेज देता है, दूसरे को भेज देगा,
है ना। इसलिए हब क्या है, पैसिव डिवाइसेस के पास दिमाग नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है, इसको एड्रेसिंग ये सब के बारे में पता ही नहीं है। और रिपीटर का भी सेम काम है। इसका काम क्या है रिपीटर का? केवल सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई कर देना। इसलिए नेट रिपीटर भी फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो हब और रिपीटर कहाँ के डिवाइस हो गए? फिजिकल लेयर के। स्विच कहाँ का है? डेटा लिंक का। देखो हमने पढ़ा है कि हब और स्विच एक जैसे हैं, लेकिन स्विच में इंटेलिजेंस है। क्यों? क्योंकि स्विच जो है वो सेकंड लेयर पे काम कर रहा होता है, सेकंड लेयर है ना, लेयर 2 पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। और डेटा लिंक लेयर के पास एक खास तरीके का एड्रेस होता है जो कि आईपी एड्रेस अलग है, जिसे कहते हैं मैक एड्रेस। जो हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस में एनआईसी कार्ड पढ़ा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसमें RJ45 लगाते हैं, वो डेटा लिंक लेयर पर ही कनेक्ट होता है। डेटा लिंक लेयर ही वो लेयर है जहां पर एनआईसी कार्ड्स कनेक्टेड होते हैं। और मैंने बताया था कि हर एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पास अपना एक खास एड्रेस होता है जिसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं। यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर जुड़ता है तो उसके दो एड्रेस होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक लॉजिकल एड्रेस, एक फिजिकल एड्रेस। डेटा लिंक लेयर का ही एक सब पार्ट है मैक लेयर, जिसके पास एक खास तरीके का एड्रेस होता है जिसे कहते हैं मैक एड्रेस, और उसी को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। और ये मैक एड्रेस किसके पास होता है? उसी एनआईसी, डेटा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पास। तो चूंकि डेटा लिंक लेयर के पास ये मैक एड्रेस है, तो स्विच नेटवर्क 2 पे, लेयर 2 पे काम करता है, इसके पास ये एड्रेस होता है सभी कंप्यूटर्स का। तो यहां से पता लगा लेता है कि किस पर्टिकुलर कंप्यूटर या किस पर्टिकुलर एड्रेस के लिए डेटा आया है। तो स्विच क्या करता है? केवल उसी को डेटा ट्रांसमिट करता है। ये रीजन है कि क्यों स्विच के पास इंटेलिजेंस है। आप देखिए स्विच और ब्रिज ये कहां के हैं? लेयर 2 के डिवाइसेस हैं, ये आप याद रखेंगे। और नेटवर्क लेयर पे आपका कौन काम करता है? राउटर। ये जो हमने पढ़ा था राउटर, ये लेयर 3 का डिवाइस है, क्योंकि राउटिंग का काम लेयर 3 पे, नेटवर्क लेयर पर होता है, डेटा लिंक लेयर पे नहीं होता। लेयर 3 पे कौन होता है? राउटिंग का काम। तो लेयर 3 का डिवाइस है कौन? नेटवर्क लेयर। ठीक है, लेयर 3 का डिवाइस कौन है? राउटर। ठीक है, तो यहां तक कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हब कौन से लेयर का डिवाइस है या स्विच कौन से लेयर का डिवाइस है। तो अब आप मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको पता चल गया है कि कौन किस लेयर का डिवाइस है। ठीक है, मॉडेम भी जो है एक तरीके का राउटर होता है, वो लेयर 3 का ही डिवाइस कहलाएगा। ठीक है ना। चलो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। बिट रेट क्या होता है? बिट रेट का मतलब होता है कि कितने बिट्स एक सेकेंड में आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है वो ट्रांसमिट कर रहा है ना। मान लो आप 1024 बिट एक सेकेंड में ट्रांसमिट कर रहे हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? 1 kbps पर सेकेंड, है ना। 1024 बिट मतलब 1 किलो बिट हो गया ना। बिट, ये स्मॉल बी लिख रहा हूं मैं, बी का मतलब बिट्स। एक बिट एक सेकंड में करेंगे तो उसे 1 bps कहेंगे, है ना। और अगर 10 बिट एक सेकंड में ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? 10 bps। उसी तरह 1024 करेंगे तो 1 kbps, मतलब एक सेकंड में कितने बिट ट्रांसमिट कर रहे हो आप, आपका चैनल कर रहा है। बॉड रेट क्या होता है? एक सेकंड में कितने सिंबल ट्रांसमिट कर रहे हैं आप। क्या? सिंबल। आप याद रखना, सिंबल कितने ट्रांसमिट कर रहे हैं आप। सिंबल का मतलब जैसे 1 2 3 4, है ना। अब इस 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हो सकता है कि आपको 8 बिट लग रहा हो, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हो सकता है आपको 8 बिट लग रहा हो, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हो सकता है 8 बिट लग रहा हो। तो इसका मतलब एक सिंबल को ट्रांसमिट करने के लिए आपको 8 बिट ट्रांसमिट करना पड़ेगा। ये बिट रेट जैसा नहीं चलेगा, है ना। बॉड रेट मतलब अगर आपने 10 सिंबल एक सेकंड में ट्रांसमिट किए एक सेकंड में, तो क्या कहेंगे हम? 10 BD बॉड रेट इसको कहते हैं। 10 BD आपका बॉड रेट है। 10 BD का मतलब अब हर सिंबल में, BD का मतलब क्या है? सिंबल। 10 सिंबल आप ट्रांसमिट कर रहे हैं और एक सिंबल मान लो आपका 4 बिट लेता है। एक सिंबल का जो साइज है वो 4 बिट है, रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट चाहिए। तो टोटल कितना होगा? 40 बिट। तो इसका बिट रेट क्या हो जाएगा? 40 बिट पर सेकेंड हो जाएगा ना। तो बिट रेट और बॉड रेट में ये फर्क है। बॉड रेट क्या होता है? सिंबल पर सेकेंड, जबकि बिट रेट क्या होता है? बिट्स पर सेकेंड। तो एक सिंबल में कई बार एक भी बिट होते हैं, एक बिट मतलब एक सिंबल, लेकिन मैक्सिमम केसेस में एक सिंबल के लिए ज्यादा बिट्स की जरूरत पड़ती है। तो बिट रेट बढ़ता जाता है, बॉड रेट से उतना गुना हो जाता है। ठीक है ना। तो आप ऐसा देख सकते हो कि बिट रेट इक्वल टू बॉड रेट गुणे साइज ऑफ सिंबल, साइज ऑफ ईच सिंबल, है ना, या ईच बॉर्ड ये भी कह सकते हैं।
समझ में आया बात? तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस मैंने बता दिया, आप थोड़ा दिमाग में रखना। बैंडविड्थ का मतलब क्या है? बैंडविड्थ का मतलब देखो, आप जैसे कहते हैं हमारा जो नेटवर्क कनेक्शन है वो 1 Mbps का है, कई बार कहा जाता है कि 10 Mbps का मेरे पास राउटर है ना, इसे कहते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब है कि आपका जो नेटवर्क है, आपका जो कनेक्शन है वो 1 मेगाबिट यानी कि 2 to the power 20 बिट्स 1 सेकंड में ट्रांसमिट कर सकता है। ये जो चैनल है इसमें से इतने डेटा आप 1 सेकंड में ट्रांसमिट कर पाओगे, इसे कहते हैं बैंडविड्थ। विड्थ चौड़ाई, आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है वो कितने डेटा को 1 सेकंड में ट्रांसमिट कर पाएगा, कैपेसिटी को बैंडविड्थ कहते हैं। बिट कितने से हो रहा है वो बिट रेट हुआ, है ना। लेकिन बैंडविड्थ क्या हुआ, कर सकता है, कैपेसिटी को हम बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। डिले, जब आप कोई ट्रांसमिट करते हैं तो जो बहुत सारे कारणों, बहुत सारे रीजन है डिले के। डिले मतलब जब आपका मैसेज क्या होता है कि जब जैसे ही आपने सेंड किया वो डेटा वहां पहुंच जाना चाहिए क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत फास्ट है, बट कुछ ना कुछ डिले होता है किसी कारण से। कई बार कोलिजन हो जाता है, कई बार सही पाथ नहीं मिलता है ना, कई बार कंजेशन हो जाता है। इन सब के कारण जो है डेटा थोड़ा लेट पहुंचता है रिसीवर के पास, इसे कहते हैं डिले। डिले के बहुत सारे रीजन है। कंजेशन का मतलब है जैसे आपका जो बैंडविड्थ है, आप एक 1 Mbps के बैंडविड्थ पर काम कर रहे हो, मान लो आपका नेटवर्क का जो कनेक्शन इंटरनेट का वो 1 Mbps है और आपने कोई डेटा ट्रांसमिट किया, जबकि आप पहले ही से 50 MB का आपने डेटा क्या किया है, ट्रांसमिट कर दिया है, ठीक है। तो इसको 5 सेकंड तो लगेंगे डाटा ट्रांसमिट होने में, क्योंकि आप 50 सेकंड तो लगेंगे इस डेटा को ट्रांसमिट होने में, क्योंकि आपका बैंडविड्थ 1 Mbps ही है। 50 Mbps तो 50 MB को तो वो सपोर्ट करेगा नहीं, ट्रांसमिट कर नहीं पाएगा, एक बार में 1 Mbps ही ले जाएगा वो। तो ऐसे 50 सेकंड लगेंगे उसको, और उसी बीच आपने कोई और मान लो 10 MB का डेटा ट्रांसमिट कर दिया, उसी बीच आपने मान लो कोई और 10 MB का डेटा ट्रांसमिट कर दिया, तो क्या होगा, अब ये 50 सेकंड तो पहले पूरा हो जाएगा तभी तो ये 10 Mbps जाएगा, है ना। तो इसे कहते हैं कंजेशन। आपका जो चैनल है वो उसका जो बैंडविड्थ है उससे ज्यादा कैपेसिटी की आप जब डेटा ट्रांसमिट करने लगोगे तो आपका बैंडविड्थ उतने को सपोर्ट नहीं करेगा, तो कंजेशन आ जाएगा, एक तरीके से जाम की स्थिति हो जाएगी, इसे कहते हैं कंजेशन। कॉलिजन क्या होता है, जब आपके नेटवर्क का मान लो आपका नेटवर्क है 2-3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और एक बस है, बस टोपोलॉजी में जुड़े हैं। अब क्या हुआ, इसने भी डेटा ट्रांसमिट किया, इसने भी डेटा ट्रांसमिट किया। जैसे ही डेटा इसने बस पर रखा और जैसे इसने भी बस पर रखा, ये इधर आ रहा था, ये इधर आ रहा था, दोनों डेटा कोलाइड हो गए, कॉलिजन, दोनों डेटा लॉस हो गए। ऐसे को कहते हैं कॉलिजन, ठीक है। इसके लिए हम कॉलिजन डिटेक्शन, कॉलिजन रिमूवल, इस तरीके के प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं डेटा कम्युनिकेशन में ताकि कॉलिजन ना हो, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो आपको पता होने चाहिए। आईपी एड्रेस की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। आईपी एड्रेस को नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस के 2 वर्जन है, सबसे पहले आप जाने, एक को कहते हैं वर्जन 4, एक को कहते हैं वर्जन 6। वर्जन 6 की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वर्जन 4 जब बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेस यूज होने लगे, रोज नए डिवाइस बन रहे हैं, रोज इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ रही है, तो हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस देना पॉसिबल नहीं हो पाया, जो कि वर्जन 4 में जो मेथड था, जो तरीका था उसके कारण। तो इसलिए नेट एड्रेसिंग का जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए वर्जन 4 लाया गया, है ना। तो पहले आप वर्जन 6 लाया गया। पहले आप वर्जन 4 को देखिए। वर्जन 4 एक 32 बिट का एड्रेस होता है जो कि 4 पार्ट्स में बटा होता है ना। कैसे, 8 बिट बोल रहा हूं, है ना, डॉट 8 बिट, डॉट फिर 8 बिट, फिर डॉट 8 बिट, ठीक है। इसको डॉट नोटेशन भी कहते हैं आईपी एड्रेस का, ठीक है ना। तो 8 बिट से क्या होता है, 8 बिट अगर आपके पास डेटा है तो आप 0 से लेकर, है ना, 255 तक को ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। इससे ज्यादा डेटा आप, जिससे ज्यादा बड़ा नंबर आप 8 बिट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फिर आपको 9 बिट लेना पड़ेगा। लेकिन वर्जन 4 में 8 बिट फिक्स है, हर प्लेस पर 8 बिट ही आप ले सकते हैं। तो आपका मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकता है, 255, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। तो कभी भी आईपी एड्रेस 255 से बड़ा नहीं होगा। IP4 की बात कर रहा हूं, है ना। उसके चारों वैल्यूज जो हैं ये डॉट से जो अलग होते हैं, डॉटेड नोटेशन भी इसको कहते हैं, मैंने बताया। और हर वैल्यू चारों में से कोई भी वैल्यू 255 से बड़ा कभी नहीं होगा, छोटा ही होगा,
जीरो नेगेटिव नहीं होगा और 0 से लेकर 255 तक ही होगा। 255 से बड़ा 256 कभी हो ही नहीं सकता, अगर हो गया तो गलत हो जाएगा। तो कई बार करेक्ट आईपी एड्रेस पहचानने के लिए भी क्वेश्चन आता है, उसमें से किसी एक में इस तरीके के वैल्यू दिए रहते हैं, 256 कर दिया किसी में तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस कैसे के एग्जांपल देख सकते हैं, 0.0.0.0 ये एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल है, जैसे 128.168.127.20 ये एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल है ना। 255 ये सबसे बड़ा आईपी एड्रेस, मतलब मैक्सिमम यहीं तक आईपी एड्रेस कोई हो सकता है, समझ गए बात, है ना। तो इस तरीके से कोई भी इसके बीच का कॉम्बिनेशन आईपी एड्रेस हो सकता है। 4 पार्ट में बटा रहता है, 32 बिट का होता है, 8 बिट के 4 सेक्शन होते हैं। क्लियर है, डॉटेड नोटेशन इसको कहते हैं, समझ में आई बात। वर्जन 4 चूंकि आप देख रहे हैं इसके पास 32 बिट ही है और 32 बिट से 2 का पावर 32 आप कैलकुलेटर पे निकाल के देखना, जितना बनेगा उतने ही कंप्यूटर को आप कंप्यूटर्स की या डिवाइसेस की आप एड्रेसिंग कर सकते हो, इससे ज्यादा एड्रेसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ही बिट्स हैं आपके पास, इतने ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर 32 और इतने ही जो ये वैल्यू आएगा, कुछ आएगा करोड़ में, उतने ही करोड़ कंप्यूटर्स को आप या डिवाइसेस को आप की एड्रेसिंग कर सकते हो। लेकिन हमारे पूरे वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा डिवाइसेस हैं, है ना, इसलिए IPv6 की जरूरत पड़ी। वर्जन 6 में क्या होता है, इसके साइज कितना है, 128 बिट। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें सेक्शंस कितने हैं, 8 पार्ट्स हैं इसमें। ठीक है, 8 पार्ट्स हैं और हर पार्ट कितने का है, 8 बिट का नहीं है, हर पार्ट है 16 बिट का, 16 बिट डॉट 16 बिट, है ना, इस तरीके से बटा रहता है वो। ठीक है, 16 बिट 16 बिट 16 बिट 8 बार 8 सेक्शन है उसमें, तो टोटल कितना हो गया, 128 बिट। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, इसमें इस वर्जन 6 में जो वैल्यू लिखी जाती है वो हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है, जैसे HA2C। आपको याद होगा हेक्साडेसिमल नोटेशन, आपको याद है 0 से लेकर 9, उसके बाद A B C D E और F, सॉरी H गलत लिख दें यहाँ पर, इसको आप E बनाओ, E है ना, H हेक्साडेसिमल में होता ही नहीं है, हेक्सा के कारण मैंने H लिख दिया, H तो होगा ही नहीं, F लास्ट होता है। ठीक है, तो और हर हेक्साडेसिमल का जो वैल्यू होता है वो 4 बिट का बना होता है, ये भी आपको पता होगा। तो अगर ये एक पार्ट है तो देखो आप, इसका 4 बिट, इसका 4 बिट, इसका 4 बिट, इसका 4 बिट, 16 बिट हो गए। इस तरीके से हेक्साडेसिमल फॉर्म में 4 हेक्साडेसिमल को ले लेकर 8 पार्ट बनाए जाते हैं और हर पार्ट फिर कितने का हो जाता है, 16 बिट का। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल एक दिखा रहा हूं, ये देखो, ये डिफरेंस देखो आप थोड़ा IPv4 और IPv6 में। देखो 30 बिट 2 बिट का होता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन होता है, ये देखो डॉट डॉट लगा है ना, ये एग्जांपल है ना, ये इसको अभी आप छोड़ दो, इसको जानने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो सकते हैं, इतने, देखो आप इतने ही डिवाइसेस को आप एड्रेस कर सकते हो इस IPv4 का यूज करके। ठीक है, IPv6 को देखो 128 बिट का होता है, ये नंबर होता है एक, मतलब 128 बिट होता है साइज में, हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज होता है। देखो आप एक एग्जांपल है इसका, और इसमें क्या होता है, इसमें डॉट यूज करते हैं, इसमें डॉट नहीं, इसमें कोलोन यूज करते हैं, है ना। देखो आप FE80:94 ऐसे इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 ही दिख रहा है आपको, है ना, बट कई बार क्या होता है बीच में अगर सब 0 हो ना तो हम उसको छोड़ सकते हैं, है ना। जैसे देखो यहाँ पर बीच में 2 डॉट दिया हुआ था, ये देखो आप यहाँ पे ये 2 डॉट है ना यहाँ पे, इसका मतलब बीच का एक पार्ट पूरा 0 है, उसको ओमिट कर दिया गया है ना, तो सबको लिखने की जरूरत नहीं होती। इस तरह ये 8 में होते हैं, 8 सेक्शंस में से बटे होते हैं और सब कितने बिट के, 16 बिट के होते हैं, टोटल 128 बिट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो 64 बिट होता है वो नेटवर्क पार्ट कहलाता है, और जो बाकी के 64 बिट होता है, बीच से अगर तोड़ दें तो बाकी के 64 बिट क्या कहलाता है, नोड पार्ट कहलाता है, नोड पार्ट। IPv6 का जो पूरा नेटवर्क 128 बिट का वो 64 बिट में जब हम तोड़ देते हैं तो पहला 64 बिट नेटवर्क पार्ट कहलाता है, दूसरा 64 बिट नोड पार्ट कहलाता है। ठीक है, इससे कितने एड्रेसेस हो सकते हैं, देखो आप 2 के पावर 128, देखो आप कितने, ये नंबर इतना बड़ा है ना, इतने, ये पूरा इतना बड़ा नंबर, इतने एड्रेसेस आप बना सकते हैं। तो IPv6 बहुत ज़्यादा रिच है, इससे हम सभी कंप्यूटर्स को एक यूनिक IP एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, ये था IPv4, ये था IPv6। अगर कोई इससे बात पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक।
आईपी एड्रेस में थोड़ा सा एक और पार्ट होता है, क्या होता है आईपी एड्रेस, ये वर्जन 4 की बात कर रहा हूं, उसमें कई बार क्लासेस नोटेशन भी यूज किया जाता है। क्या करते हैं, जो पहला बिट है उसको 0 फिक्स कर दोगे आप तो ये क्लास ए का नोटेशन बन जाएगा, और पहला 0 करने के बाद बाकी के जो नेक्स्ट 7 बिट है, मतलब ये 1 बाइट का पहला बिट 0 कर दिया तो बाकी के जो 7 बिट है इनको हम क्या कर देते हैं नेटवर्क आईडी, और बाकी के जो 24 बच गए इसको हम क्या कर देते हैं होस्ट आईडी। तो इतने नेटवर्क्स इतने बन पाएंगे, 2 की पावर 7 128 नेटवर्क बनेंगे और हर नेटवर्क में इतने होस्ट बन पाएंगे। ये होता है क्लास ए। हालांकि ये आपको अभी नहीं समझ में आया तो आप में इसको ज्यादा दिमाग आपको इसमें भी लगाने की जरूरत नहीं है, बट फिर बस इतना आप समझ सकते हैं। क्लास ए में क्या होता है 0 फिक्स होता है, क्लास बी में 1 0 फिक्स होता है शुरू का, तो बाकी के कितने बच गए, और यहाँ ये कहां तक जाता है 8 बिट तक नहीं रुका रहता, ये 16 बिट तक चला जाता है, तो बाकी के जो 14 बिट हो गए वो नेटवर्क आईडी बन जाते हैं, और बाकी के जो आधे 16 बिट हैं वो होस्ट आईडी कहलाते हैं। ठीक है, उसके ये सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप का क्लास बी है ना। क्लास सी में क्या होता है शुरू के 3 बिट फिक्स कर देते हैं और ये कहां तक चला जाता है 24 बिट तक, 3 पार्ट को हम नेटवर्क आईडी बना देते हैं। तो अब देखेंगे इसमें नेटवर्क्स कम बनेंगे, हर नेटवर्क में होस्ट ज्यादा बन पाएंगे। उसमें देखोगे आप तो नेटवर्क और होस्ट दोनों लगभग एक जैसे बनेंगे, जबकि क्लास सी टाइप का अगर आप एड्रेसिंग यूज करोगे तो नेटवर्क ज्यादा बनेंगे, होस्ट बहुत कम बनेंगे, क्योंकि देखो 8 बिट ही है होस्ट आईडी में, मतलब 2 की पावर 8 मतलब कितना हो गया 256 ही केवल इसमें क्या बन पाएंगे होस्ट बन पाएंगे, जबकि नेटवर्क्स बहुत बन पाएंगे। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और ई रिजर्व किया गया है, इसका यूज नहीं किया जाता, इन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके पास लाखों में कंप्यूटर है नेटवर्क में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास वो क्लास ए यूज करते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास नेटवर्क्स भी ज्यादा है, होस्ट नेटवर्क और होस्ट लगभग एक जैसे इक्वल मात्रा में है, तो क्लास बी का वो एड्रेस यूज करता है। और क्लास सी ऐसा यूज होता है जिसमें नेटवर्क ज्यादा बनाने की जरूरत है, हर नेटवर्क में कंप्यूटर्स बहुत कम कहेंगे, तो क्लास सी का नोटेशन यूज करता है। ठीक है, इसको क्लास नोटेशन कहते हैं। ठीक है, यह आईपी एड्रेस ही है, बस उसको हमने कुछ चीजें फिक्स करके इस तरीके से क्लास में बांट दिया। ठीक है, अब हम एक और एड्रेस की बात कर लेते हैं, मैक एड्रेस की, जो मैंने डेटा लिंक लेयर पे बात किया था आपसे, है ना। डेटा लिंक लेयर का एक सब पार्ट होता है जिसे कहते हैं मैक लेयर। उसके पास एक खास एड्रेस होता है जिसको मैंने कहा हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के साथ आता है ना। जो एनआईसी कार्ड होता है, एनआईसी जो हार्डवेयर होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक डिवाइस होती है हार्डवेयर जो कि नेटवर्किंग डिवाइस होती है, जिसके थ्रू ही आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से। तो इसके पास एक खास अपना एड्रेस होता है जिसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं। ये चेंज नहीं होता कभी भी, आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, फिजिकल एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। ये एक बार जो आप एनआईसी कार्ड खरीद के लाते हो उसी के साथ ही आता है ये, और वही रहता है हमेशा। जब तक आप एनआईसी कार्ड चेंज नहीं करोगे आपका फिजिकल एड्रेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, और फिजिकल एड्रेस कौन देता है, मैन्युफैक्चरर। इस इंटरफेस, ये जो आप हार्डवेयर खरीदते हैं, इसको बनाने वाली जो कंपनी है वही आपको फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करती है। तो फिजिकल एड्रेस को भी, फिजिकल एड्रेस होता पहले कितने का है, देखो आप 48 बिट्स का होता है। ठीक है, इसमें देखो आप, इसमें 6 सेक्शन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सेक्शन है, और 6 इसमें भी ये कोलोन से ही बटा रहता है ना। जैसे इसको ऐसे लिखोगे 00:1A:, कई बार क्या होता है क्वेश्चन दे दिया रहता है, बोला जाता है इसमें से कौन सही मैक एड्रेस है ना, तो इसलिए आप इसके फॉर्मेट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। तो सही मैक एड्रेस कौन होगा, जिसके में 6 पार्ट होंगे, 48 बिट्स होने चाहिए टोटल। ठीक है, और हर पार्ट में क्या होता है 8 बिट होता है। देखो 6 पार्ट है और हर में 8 है। 8 कैसे, ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा गया है ना। ये 0 हेक्साडेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 0000, 4 उसके फॉर्म में, और फिर जो दूसरा 0 है वो भी 000, तो 8 बिट हो गए। 1 कैसे लिखा जाएगा, 0001, फिर A कैसे लिखा जाएगा 1010, तो 8 बिट हो गए। इस तरह हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में जैसे हमारा IPv6 लिखा गया तो वैसे लिखा गया है। तो ये हर एक सेक्शन 8-8 बिट का है, और 6 सेक्शन कितने हो गए 48 बिट्स का मैक एड्रेस होता है। ये कुछ चीजें जो है वो आपको दिमाग में रखनी है ना। आपने कितने एड्रेस पढ़े, आईपी एड्रेस, IPv4 मतलब वर्जन 4 का एड्रेस, और उसी को जनरली आईपी एड्रेस कहा जाता है। IPv6 एड्रेस, वर्जन 6 एड्रेस, जो कि 128 बिट का था, बीच में कोलोन थे, और उसमें 16 बिट के सेक्शंस थे, 4 हेक्साडेसिमल नोटेशंस यूज हो रहे थे। और तीसरा ये फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस, जो कि 48 बिट का है, जिसमें कि 6 सेक्शन है, और हर सेक्शन में 8-8 बिट 2 हेक्साडेसिमल वैल्यूज यूज किए जाते हैं। इसका जो शुरू का ये इतना 24 बिट का पार्ट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, जो मैन्युफैक्चरर होती है, उसको इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो संस्थान है, वो
उससे एक लाइसेंस लेना पड़ता है, वो उनको ये यूनिक आइडेंटिफायर प्रोवाइड कराती है। जैसे मुझे अगर मान लो एनआईसी कार्ड्स बनाने हैं तो मुझे पहले IEEE संस्थान से क्या लेना होगा, लाइसेंस। तो जब मैं लाइसेंस लूंगा वो उस समय मुझे एक ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफिकेशन देगी, और जब मैं मैन्युफैक्चर करूंगा कोई भी एनआईसी कार्ड तो उसके शुरू के 24 बिट यही होंगे हमेशा, बाकी के ये 3 बिट मेरे ऊपर है, मैं सीरियल वाइज शुरू कर सकता हूं, है ना। इस कारण हर एक एनआईसी कार्ड का जो है एक यूनिक एड्रेस होगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट है राउटिंग। मुझे लगा राउटिंग थोड़ी बता देनी चाहिए। देखो अब राउटिंग नेटवर्क लेयर 3 का काम है ना, पता है ना आपको, क्योंकि वहीं पर आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है ना। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर का काम है कौन, राउटिंग। इसमें क्या होता है, देखो आप, ये आपका एक नेटवर्क है, ये इस आपके नेटवर्क का राउटर है, मॉडेम है, यहाँ से डेटा गया कहाँ, बाहर। तो जैसे ही इंटरनेट पर जाएगा तो वहाँ देखो बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हैं। यहाँ इसमें बहुत सिंपल फॉर्म दिखाया गया है, इससे और भी राउटर्स लगे होंगे। राउटर हमेशा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कहाँ है, नेटवर्क लेयर का या लेयर 3 का, नेटवर्क लेयर का या लेयर के फॉर्म में बोले तो लेयर 3 का डिवाइस है कौन, राउटर। तो इसमें केवल 3 ही लेयर होते हैं। इसके बाद नेटवर्क लेयर के बाद इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, इन सब ये जानता भी नहीं, इसको उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि राउटिंग कहाँ, लेयर 3 का ही काम है। तो जो राउटर्स होते हैं उसमें केवल लेयर 3 तक ही बने होते हैं, उससे वहीं तक के प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। ये इसका काम केवल इतना है, पैकेट्स बनाना, पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। जैसे इस कंप्यूटर ने कोई मेल भेजा तो ये इस राउटर के पास गया, इस राउटर ने मेन नेटवर्क के राउटर को भेजा, इस यहाँ के राउटर ने देखा कि इसमें भेजना नहीं, क्योंकि ये तो इंटरनल राउटर है, तो इसको भेजा, देखो कनेक्टेड इससे भी था, इसको भेजा बाहर वाले को, फिर इसने इसको भेजा बाहर वाले को, फिर उसने अपने अंदर वाले राउटर को भेजा, और इसने यहां से पता लगाकर इस कंप्यूटर को या डिवाइस को भेज दिया जहां मेल पहुंच गया। ये राउटिंग का काम है, मतलब राउट देना, पैकेट्स को राउट करना, ठीक है। हर राउटर के पास एक टेबल होता है, ठीक है ना, टेबल, जिसकी मदद से वो पता लगाता है कि कौन सा आईपी एड्रेस किस नेटवर्क में होगा, है ना। इसे राउटिंग टेबल कहते हैं। इस टेबल की मदद से ही, टेबल में सारी एंट्रीज होती हैं, हर राउटर का डिटेल होता है, कौन सा राउटर किस आईपी एड्रेस को से कनेक्टेड है। उस राउटिंग टेबल के हिसाब से जब उसके पास कोई पैकेट आता है तो इस राउटिंग टेबल को वो छानबीन करता है और उसके हिसाब से वो पैकेट्स को फॉरवर्ड कर देता है। बात समझ में आ गई। ये था राउटिंग का काम। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम लोग जितना डिस्कस करें उतना कम है। बहुत अभी सारी इसमें बातें हैं जो कि हम और डिस्कस कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। इतनी चीज़ों को आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार इस वीडियो को देखें, समझें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में लिखें, क्योंकि हो सकता है ये बिल्कुल नई सी चीज़ है, जो कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग नहीं है या पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, उनको समझने में मुश्किल हो सकती है। तो आप कमेंट में मुझे लिखें, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, है ना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।